हो गया। अभी तक हमने 5वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिकों ने काम किया है। सबसे पहले था जो वैज्ञानिक डाबेराइनर, उसके बाद आया वैज्ञानिक न्यूलैंड्स, उसके बाद वैज्ञानिक आया मेंडलीफ, और उसके बाद जो मेंडलीफ ने सारणी दी थी उसमें मेंडलीफ ने सारणी बनाने के लिए जो बेसिक जो आधारभूत गुण धर्म माना था वो माना गया था तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। अब आधुनिक आवर्त सारणी में क्या नए बदलाव किए गए, क्योंकि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी अब वो हल्के तत्वों तक ही लागू हो पाई थी, भारी तत्वों पर वो मेंडलीफ की सारणी जो है लागू नहीं हो पाई। तो लागू नहीं हो पाने के कारण उसको रिजेक्ट कर दिया गया बाद में। अब उसमें कुछ कमियां थी, जो कमियां नहीं सुधार पाया तो उस पर विश्वास कम हो पाया। तो सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तो हेनरी मोजले नाम का जो वैज्ञानिक था 1913 में उसने ये कहा कि भाई परमाणु द्रव्यमान को लेकर के हम पिछली सारणी बनाई गई थी, तो परमाणु द्रव्यमान की बजाय अगर परमाणु संख्या को लेकर के सारणी बनाए तो ज्यादा बेहतर परिणाम निकलेंगे, क्योंकि परमाणु संख्या के आधार पर जब हम काम कर रहे हैं तो उसका जो गुण आपस में मैच हो रहे हैं तत्वों के, वो ज्यादा गुण मैच हो पा रहे हैं। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त सारणी को इस प्रकार के नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो नियम क्या कहता है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। यानी जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है उनके गुणधर्म एक निश्चित इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर, एक निश्चित परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या जाने पर वापस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हर बार जैसे बीच में 5 का गैप 7 का 10 का या 8 का या किन्हीं और तत्वों का गैप आने के बाद रिपीट होते जा रहे हैं वो तत्वों के गुणधर्म। जैसे मेंडलीफ ने कहा था ये गुणधर्म इनके रिपीट होंगे, ऐसे ही गुणधर्म रिपीट हो रहे हैं। लेकिन इस बार मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान को आधार मान करके तत्वों को रखना शुरू किया था। हेनरी मोजले ने परमाणु द्रव्यमान की बजाय परमाणु संख्या को आधारभूत गुण धर्म मान करके उन परमाणु तत्वों को रखना शुरू किया, तो वो एक सारणी बन करके आई। फिर आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। हमें परमाणु संख्या से क्या पता चलता है कि परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, तथा एक तत्व से दूसरे तत्व पर बढ़ने पर इस संख्या में एक की ही बढ़ोतरी होती है। जब एक तत्व से दूसरे तत्व के पास जाते हैं तो बढ़ते क्रम में हम ये देखते हैं कि केवल हर बार एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, एक ही प्रोटॉन उसमें बढ़ोतरी होती है। जितने प्रोटॉन है उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तथा एक तत्व से दूसरे तत्व पर बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर
तत्वों के गुण धर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। जब तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया तो ज्यादा बेहतर परिणाम निकले। अब कहता है कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 96 पर जाकर के देखो, अपनी किताब के पेज नंबर 96 पर जाकर देख सकते हो कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो मैनलिफ की आवर्त सारणी थी, मैनलिफ की आवर्त सारणी में 3 कमियां थी कि एक तो हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं बता पाया, और दूसरा उसमें कभी परमाणु द्रव्यमान, ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले को भी पहले रखना पड़ा, कभी कम द्रव्यमान वाले को भी बाद में रखना पड़ा। तीसरी समस्या ये थी कि मैनलिफ ने यह भी नहीं बताया कि भाई समस्थानिकों को किस प्रकार से रखे, क्योंकि समस्थानिकों का तो जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग हो जाएगा, तो उसको किस तरफ रखा जाए। तो कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी मैनलिफ की आवर्त सारणी की तीनों कमियों को सुधारा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान किन बातों पर निर्भर करता है, यह जानने के बाद हम हाइड्रोजन की असंगत स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो पहले तत्वों को किस प्रकार से रखा गया इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति देखो अब क्या है। तो आप लोग पेज नंबर 96 पर जाकर के देख सकते हैं, जो आवर्त सारणी बनी हुई है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ की जो अब आप लाइनें गिनोगे तो आप ये पाओगे कि इसमें टोटल कितनी लाइनें ऊपर से नीचे की टोटल लाइनें इसमें 18 हैं। ठीक है, कितने इस प्रकार से कितने कॉलम बने हुए हैं, इसमें 18 कॉलम इसके अंदर बने हुए हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो इनको बोला गया है ग्रुप्स, ग्रुप मतलब समूह। और जो इस तरीके के लाइनें बनी हुई है, आप लोग ये भी देखोगे इस तरीके कितनी लाइनें बनी हुई है। ठीक है, तो आप लोग ये देख करके बता सकते हो कि ये इस प्रकार की कितनी लाइनें बनी हुई है इसके अंदर। ठीक है, टोटल 5 ऊपर है और 2 नीचे हैं, तो टोटल कितनी हो गई 7 इसमें है लाइनें इस प्रकार की। तो इस प्रकार की लाइनों को बोला गया है आवर्त, यानी कि और ऊपर से नीचे वालों को बोला गया है ग्रुप्स। तो ये तो 18 है और इस प्रकार की जो लाइन है वो है 7। ठीक है, देख सकते हो आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किस में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, सारणी में जाकर के देखो, जो पहला ग्रुप है ऊपर से नीचे, पहले ग्रुप में जितने भी तत्व रखे गए हैं, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, आप लोगों ने 9वीं क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखा है। तो देखो पहली लाइन में क्या क्या रखा हुआ है, एक तो हाइड्रोजन को फिक्स स्थान नहीं दिया गया। आप देख सकते हो सारणी के अंदर कि हाइड्रोजन को फिक्स स्थान ना दे करके उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया गया है, अलग से सारणी के ऊपर बिल्कुल सेट चिपका कर नहीं लिखा गया, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा कर लिखा हुआ है। लेकिन रखा कहाँ है, पहले ग्रुप के ऊपर ही रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को फिक्स स्थान दे नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी भी है और एक इलेक्ट्रॉन उसमें वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसका फिक्स स्थान नहीं दिया गया। तो जब हम हाइड्रोजन के लिए बनाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ देखोगे एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, यानी हाइड्रोजन के लिए है 1। फिर लिथियम आ गया, लिथियम में टोटल 3 है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो 2 1 बनेगा। इसी प्रकार से आगे कौन सा है, सोडियम, फिर पोटेशियम। तो सोडियम के लिए देखें 2 8 1। फिर पोटेशियम के लिए देख लो। ठीक है, तो आप ये देखते जा रहे हैं कि इसमें सबसे बाहरी कोष में सब में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ऐसे ही दूसरे कोष में जितने, दूसरे ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब के बाहरी कोष में बराबर मात्रा में, बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तीसरे कोष वालों में सब में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। चौथे कोष में भी सब में
पांचवें कोष की बात नहीं, चौथे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में, पांचवें ग्रुप में भी, सब में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उन सब के बाहरी कोष में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे। ऐसे ही 18 के 18 के जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, ये सारे इसी प्रकार से बनाए गए हैं। उन सब में बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहेगी। जैसे इनमें से सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 111 आ रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन में जो 17 समूह के तत्व हैं, फ्लोरीन में एवं क्लोरीन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन के बाहरी कोष में, तो क्लोरीन का देखो आप, क्लोरीन का है 17 नंबर पे है क्लोरीन, तो 17 नंबर पे है, तो क्लोरीन के लिए हो जाएगा 2, 8, 7। फ्लोरीन में भी ऐसे ही है, 9वें नंबर पे है 2 और 7, ठीक है। बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक की कमी आती जा रही है, ठीक है। और जो लास्ट कोष है, लास्ट वाला ग्रुप है, उसमें देखो वहां पर नोबल गैसेज हैं, अक्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, उनके सबके बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी उस ग्रुप के अंदर, उनके सबके बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरे रहेंगे। इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोष में सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। जब समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आप लोग देख रहे हो एक के कोष बढ़ रहा है। जैसे ही हम समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसमें कितने कोष हैं? इसमें केवल एक ही कोष है, ठीक है। इसमें कितने कोष है? 2 कोष है, एक में 2 और एक में 1 है। इसमें कितने कोष हैं? 3, एक में 2 है, एक में 8 है, एक में 1 है। फिर कितने कोष? 4 हो गए। तो पहले 1 कोष, फिर 2 कोष, फिर 3 कोष, फिर 4 कोष, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे समूह के अंदर, तो कोषों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ ही रही है, पर कितनी बढ़ रही है ये फिक्स नहीं है, कितनी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन आप ये देखो, कोषों की संख्या हर बार 1 बढ़ जाएगी जब ऊपर से नीचे चलेंगे। तो अब सारणी में अगर हम यहां से इस तरफ चले, लेफ्ट से राइट की तरफ चले, बाएं से दाएं की तरफ, तो क्या होएगा? बाएं से दाएं की तरफ जाने पर हम देखेंगे कि जैसे ही हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो हर बार जैसे हमने एक बॉक्स चेंज किया, एक ही लाइन में चलते जा रहे हैं, तो हर बार एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। सिर्फ यहां पर मान लो 1 है, तो यहां आ जाएगा 2 हीलियम, ठीक है। फिर इधर 3, 4, 5, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8 आप देख सकते हो। इसके अंदर सारणी में आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हर बार यहां से इधर जा रहे हैं जब, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है हर बार, ठीक है। तो बढ़ते जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रोजन की ये कहता है, यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित है, अनिश्चित है, क्योंकि इसे पहले आवर्त में समूह 1 में या समूह 17 में किसी में भी रखा जा सकता है। तो इसका कारण मैंने बता दिया आपको पहले ही कि क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। अब आप इसी सारणी में लिथियम को, बेरिलियम को, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियोन को देखें, ठीक है। सारणी में देखो तो क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये कौन से लाइन में? दूसरी लाइन में है ना, दूसरी लाइन में चल रहे हैं ये, दूसरे आवर्त में। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, इसमें हर बार एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन की जब बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में हम क्या कहेंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है, इसमें अलग अलग बढ़ती जा रही है या घटती जाएगी। लेकिन इसमें कोषों की संख्या आप देखें, कोषों की संख्या इसमें सेम रहेगी। आप लोग ये देखोगे भाई, लिथियम का क्या है? 2-1, फिर बेरिलियम का हो जाएगा 2-2, बेरिलियम का 2-2, फिर
5 नंबर पर बोरोन का 2,3, कार्बन, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 2,7 और नियोन 2,8 10वें नंबर पर है। तो इनमें सब में आप लोग एक बात देखिए ध्यान से, लिथियम से स्टार्ट किया तो इसमें ये देख रहे हो आप वो ऊपर वाला बटन दबाइयो, हो गया। तो देखें इसमें भाई लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सब में केवल 2 ही कोष हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, 2 ही 2 के कोष है ना। तो जब हम इस तरफ से इस तरफ बढ़ेंगे तो कोषों की संख्या नहीं बढ़ेगी, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ोतरी हो रही है। आपको अगर रख के दिखाएं हम तो देखें ध्यान से, भाई लिथियम के लिए ये नाभिक है 2 और 1 3, बेरिलियम के लिए 2 2 2 3, कार्बन के लिए 2 4, इस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। फिर आगे 5वें इसके नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लिए फिर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर फ्लोरीन के लिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन और नियोन के लिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक कोष पूरा भर जाएगा एक लाइन कंप्लीट होने पर, समझना ये बात। तो इसमें जैसे ही हम बाएं से दाएं से बाएं बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं हम, तो उसमें क्या हो रहा है, कोष की संख्या नहीं बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं सिर्फ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो आगे कहता अब आप देखेंगे कि इन तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें कोषों की संख्या समान नहीं है, सॉरी कोषों की संख्या समान है। तो हम कह रहे थे कि इसमें जैसे हम बाएं से दाएं चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो इनका मतलब है इनका जो संयोजकता है वो सेम नहीं है। संयोजकता ऊपर से नीचे सेम थी, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता सेम नहीं रहेगी। इसमें इस बार क्या चीज सेम है, कोषों की संख्या सेम है, ठीक है, कोषों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इधर ऊपर से नीचे जाने पर कोषों में बढ़ोतरी हो रही थी। तो हम यह कह सकते हैं कि अध्यासित कोषों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों को एक ही आवर्त में स्थित में रखा गया है, यानी ये जो जिनकी कोषों की संख्या समान है उनको एक ही आवर्त में रखा जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें ये पता चल गया होगा कि इस सारणी में बीच में एक जगह खाली क्यों छोड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है, क्यों, ताकि उनके गुण मैच हो जाए। साथ में जो कोषों की संख्या है, जितने कोषों की संख्या जिसमें थी, मान लो इसमें 2 थी तो इसको यहाँ रखा गया है, 3 वालों को इस वाली लाइन में रखा जाएगा, ठीक है, 4 वालों को इससे नीचे वाली लाइन में रखा जाएगा, 5 कोषों वाली को उससे नीचे वाली में, 6 कोषों वाली को उससे नीचे वाली में, इस तरीके से रखा जा रहा है। आगे कहता है, आप इसमें एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन का। तो ये सारणी में तीसरे आवर्त में स्थित है, क्योंकि इनके परमाणुओं के कौन से कोष भर रहे हैं, वही के, एल और एम कोष जो है पूरे भरे हुए, मतलब इन्हीं में आएगा, के, एल और एम में के अंदर ही आएंगे। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर
ये एक फॉर्मूला बताया गया है कि K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, L कोष में कितने, M कोष में कितने, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या बताया गया है, वो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर। n का मतलब क्या है, n का मतलब है यहाँ पर भाई पहला n का मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, प्राकृत संख्या से। अगर हम n की जगह 1 रखें तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 1 की पावर 2 मतलब 1 को अगर 2 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 2। तो पहले कोष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम n की जगह रख दे 2 तो 2 की पावर 2 मतलब 4, दूसरे कोष में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे कोष में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही चौथे कोष में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आगे कहता है ये आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। यानी ये अब हम आवर्त सारणी के माध्यम से ही ये सीखने वाले हैं कि इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता किस प्रकार से इस सारणी के माध्यम से ही हम बता सकते हैं, सारणी को देख कर के ही। आप जानते हैं कि तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप तथा उनकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है। अब पूछता है कि क्या मैनलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्र को आधार बनाया था, वह शुद्ध था। इस आधार पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में कैसे रखा जा सकता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितने मिनट का हो गया, तो आगे के लिए इससे आगे का टॉपिक है आप हमारा आधुनिक आवर्त सारणी की प्रकृति। ये प्रकृति किस प्रकार से तत्वों की संयोजकता, परमाणु साइज, धात्विक और अधात्विक गुणधर्मों के बारे में बताएगी। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।